मैं दुनिया के सबसे महान मार्शल कबीले का युवा लॉर्ड हूं। मेरे पिता अस्तित्व में बचे केवल 9 युद्ध संतों में से एक हैं। और फिर भी 3 साल पहले किए गए एक वादे के कारण मैंने पूरे 3 साल एक सिंप कहलाते हुए बिताए। ठीक उसी समय जब मेरे पिता मुझे पूरी तरह से बेदखल करने के लिए पर्याप्त क्रोधित थे, सब कुछ बदल गया। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी के परिसर में लूना एक गंभीर भाव के साथ मुझे घूरती है। जैन, वह कहती है, मैं गर्भवती हूं। मैं तुम्हें मुझसे शादी करने का एक मौका दे रही हूं। मेरी चौंकती हुई आंखें उसके हाथ का पीछा करते हुए उसके सपाट पेट तक जाती हैं। 3 साल। मैंने पूरे 3 साल लूना के सिम्प के रूप में बिताए हैं। 3 साल पहले मैं लांसिंग में तब आया था जब दक्षिण पूर्व स्टारगेट की रक्षा करने वाले मास्टर युद्ध में मारे गए थे। अपने अंतिम क्षणों में मास्टर लिनन ने अपनी सबसे प्रिय बेटी लूना को मेरी देखभाल में सौंप दिया था। मैं मना करने ही वाला था, लेकिन तभी चीट सिस्टम सक्रिय हो गया। इसका कार्य सरल था। 3 वर्षों तक लूना के समर्पित सिंप के रूप में कार्य करें और उसके बाद मुझे सिस्टम से भारी पुरस्कार मिलेंगे। कोई और विकल्प न होने के कारण मैंने अपने मास्टर के साथ 3 साल का समझौता किया। वे 3 साल शुद्ध पीड़ा थे। लूना दिन ब दिन और अधिक अपमानजनक होती गई और मेरे पास पुरस्कारों के लिए साथ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा जो पहचान मुझे विरासत में मिली थी वह साधारण नहीं थी। मेरा कबीला लू परिवार ड्रैगन किंगडम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र का शीर्ष मार्शल कबीला है। स्टारगेट्स के जागने के बाद से 800 वर्षों में पूरे लांसिंग पर केवल 10 मानवीय पूर्वज जीवित बचे हैं और लू परिवार उन 10 सीटों में से एक रखता है। स्टारगेट्स के बाद के युग में मानवता ने 9 युद्ध संतों को जन्म दिया, जिनमें से एक मेरे अपने पिता लॉर्ड चान हैं। शेष 8 में से 2 मेरे 2 चाचाओं के हैं। मानवता के 9 युद्ध संतों में से अकेले लू परिवार के पास 3 हैं। वह अनुपात डरावना है। लू परिवार राजधानी के सबसे शक्तिशाली कबीलों के बराबर खड़ा है। प्रतिष्ठा की परतों में लिपटा हुआ मेरा हर कदम दुनिया की नजरों में रहता है, और फिर भी इस भयानक विरासत से मेरे जैसा एक सिंप निकला। मेरे 3 साल के गिड़गिड़ाने ने मेरा नाम दक्षिण पूर्व क्षेत्र और पूरे ड्रैगन किंगडम में कुख्यात कर दिया। इसने पूरे कबीले को गुस्से से भर दिया। हर कोई अपने ही युवा लॉर्ड से नाराज था। यहां तक कि मेरे पिता लॉर्ड शान आधी रात को एक से अधिक बार मेरे बिस्तर के पास दबे पांव आए थे, अपने सिंप बेटे का गला घोंटने के लिए बेताब थे, लेकिन वे कभी ऐसा कर नहीं पाए। मैंने हर अपमान को नजरअंदाज किया और पूरे 3 साल तक अपने दांत पीसता रहा। और आज 3 साल के समझौते का आखिरी दिन है। मुझे बस इसे पार करना है और सिस्टम पुरस्कार देना शुरू कर देगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि लूना आखिरी दिन ऐसा बम फोड़ेगी। साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी का परिसर पहले से ही छात्रों से भरा हुआ है, जो अविश्वास में लूना को घूर रहे हैं। लूना और मैंने पहले भी कई बेतहाशा दृश्य पैदा किए हैं, लेकिन उन मानकों के हिसाब से भी ये दृश्य सबसे ऊपर है। भीड़ की हर आंख मुझ पर टिकी है, और फिर भी इस बार मैं बस वहां चुपचाप खड़ा रहता हूं। लूना मेरे सपाट चेहरे को घूरती है, उसकी आंखों में गुस्सा भड़कता है और वह मुझ पर चिल्लाती है, तुम हिचकिचा रहे हो। तुम्हारी वास्तव में हिचकिचाने की हिम्मत हुई? देखने वाले किसी को भी लगेगा कि तुम वो हो जो कुछ गलत कर रहा है। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूं और खुद को शांत करने के लिए मजबूर करता हूं। मैं सहमत हूं। भीड़ पूरी तरह से अवाक रह जाती है। लूना फिर से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है। यह हुई ना बात, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी हिचकिचाहट ने मुझे परेशान कर दिया, और तुमसे शादी करने के लिए मेरी शर्तें हैं। एक वधु मूल्य पर कोई समझौता नहीं होगा, और यह विशिष्ट पारिवारिक मानकों को पूरा करना चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे पाला और यह आसान नहीं था। एक महिला जब शादी करती है तो वह सुरक्षा की हकदार होती है। जहां तक मेरी तरफ से दहेज की बात है, तो वह नहीं होगा। तुम जानते हो, मेरे पिता वेस्ट गेट की रक्षा करते हुए मर गए और हमारा परिवार बिखर गया। इसके अलावा शादी के बाद तुम्हें बच्चे को अपने परिवार में एक वैध स्थान देना होगा। बच्चे के साथ बिल्कुल अपने सगे खून की तरह व्यवहार करना होगा, और यह नहीं पूछना है कि पिता कौन है। तुम मेरी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, और तुम मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो मैं नहीं करना चाहती। लूना बिना सांस लिए एक के बाद एक मांगें दागती जाती है। उनमें से हर एक शालीनता के हर टुकड़े को चकनाचूर कर देती है। कैंपस के छात्र बिल्कुल दंग हैं। जब वह आखिरकार खत्म करती है तो लूना मेरी ओर मुड़ती है। तो क्या तुम इन सब पर सहमत हो सकते हो? यदि तुम कर सकते हो तो चलो कल शादी करते हैं। मैं लापरवाही से सिर हिलाता हूं। मैं सहमत हूं। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सब कुछ बिखर जाएगा। मैं यहां केवल अपने सिस्टम पुरस्कारों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कल मैं तुम्हारे पास लांसिंग की अब तक की सबसे भव्य शादी लेकर आऊंगा। घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। मेरे शब्द ठहरे हुए पानी में पत्थर की तरह गिरते हैं। भीड़ पूरी तरह खामोश हो जाती है। उन्हें इसे समझने में एक लंबा क्षण लगता है।
लू परिवार के युवा लॉर्ड वास्तव में सौदा करने के लिए सहमत हो गए। जब अंततः यह बात समझ में आती है तो परिसर शोर से फट पड़ता है। दक्षिण पूर्व क्षेत्र के शीर्ष कबीले के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी शादी की कोई भी खबर अपने आप में भारी ध्यान आकर्षित करती। अनगिनत कबीलों और शक्तियों ने मेरे परिवार में शादी करने के मौके के लिए जी जान लगा दी है, और फिर भी यहां मैं इस तरह सबसे हास्यास्पद तरीके से शादी कर रहा हूं। इसकी जो लहर उठेगी वह कल्पना से परे है, और लूना से ज्यादा गर्व किसी को नहीं है। किसी और के बच्चे के साथ गर्भवती होने पर उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती। इसके बजाय उसे गर्व है कि जेन ने सच्चाई जानने के बाद भी उसे चुना। मैं इंतजार करूंगी। जेन, तुम एक मर्द हो, याद रखना तुमने आज क्या कहा है। लूना की आंखों में जीत की चमक कौंधती है। उसके चेहरे पर खुला तिरस्कार फैल जाता है। चाहे वह कितनी भी बेतहाशा हरकत करे, चाहे वह कितनी भी दूर जाए, उसकी गंदगी साफ करने के लिए हमेशा कोई ना कोई होगा, और वह कोई और नहीं, दक्षिण पूर्व क्षेत्र के शीर्ष कबीले का युवा लॉर्ड है। उसके पास वास्तव में एक हुनर है। मैं एक शांत मुस्कान देता हूं। चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की शादी दूंगा। लूना की आंखें अचानक बदल जाती हैं। ओह, मुझे अभी दो और बातें याद आईं। तुम जानते हो, कल मेरे पिता का स्मृति दिवस है, इसलिए मैं चाहती हूं कि उन्हें मेरी गर्भावस्था की अच्छी खबर मिले, और मैं चाहती हूं कि वह मेरी खुशी के साक्षी बने। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम स्मारक में उपस्थित सभी लोगों के सामने घोषणा करो कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ठीक है, मैं सहमत हूं। मैं कल समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। सच तो यह है कि आखिरी चीज जो मैं चाहता हूं वह अपने मास्टर के स्मृति दिवस पर कोई हंगामा खड़ा करना है। लेकिन लूना मास्टर लिन की सबसे प्यारी बेटी थी। उनके अंतिम क्षणों में उनकी एकमात्र चिंता यही थी। वह ऐसी व्यक्ति बन गई है, ये कुछ ऐसा है जो मास्टर लिन कभी नहीं चाहते। मेरे सहमत होने का कारण आंशिक रूप से अपनी गरिमा को पुनः प्राप्त करना है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मुझे अभी भी लूना को जगाने की एक हल्की सी आशा है। यदि वह आशा विफल हो जाती है तो वैसा ही सही। मैंने अपने मास्टर की खातिर एक आखिरी प्रयास पहले ही कर दिया है। मेरा विवेक साफ है। जैसे ही भीड़ सुनती है कि समय तय हो गया है, वे पूरी तरह से आपा खो देते हैं। युद्ध संत के स्मारक पर उस व्यक्ति की अपनी बेटी दूसरे आदमी के बच्चे को कोख में लिए लू परिवार के युवा लॉर्ड का प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। अकेला यह दृश्य ही बिल्कुल पागलपन भरा है। अगर मास्टर लेन इसे दूसरी दुनिया से देख पाते तो क्या वे रोते या हंसते। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगती है। हर कोई जानता है कि युद्ध संत का स्मारक न केवल प्रमुख कबीलों को बल्कि अनगिनत आम लोगों को भी आकर्षित करता है जो अपना सम्मान देने आते हैं। इस कार्यक्रम को कवर करने वाले हर प्रमुख मीडिया आउटलेट को जोड़ लें तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कितना बेतहाशा होने वाला है। लूना आत्मसंतुष्टि से झूम रही है। वह अब पूरी तरह खुश है। कल मिलते हैं फिर। मैं देखूंगी कि तुम कितने गंभीर हो। बात खत्म हुई। मैं पीछे मुड़े बिना मुड़कर चला जाता हूं, साफ और सीधा, कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं अपने पीछे एक ऐसी भीड़ छोड़ जाता हूं जो बोलने के लिए बहुत हैरान है। जैसे जैसे समय बीतता है, यह खबर साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी से जंगल की आग की तरह पूरे दक्षिण पूर्व क्षेत्र में फैल जाती है। जैसे ही यह खबर आती है, यह प्रतिक्रियाओं का विस्फोट कर देती है। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं अपनी लिमिटेड एडिशन लॉन्गी स्पोर्ट्स कार में बैठता हूं और सीधे स्टार होल्ड सिटी में वॉर सेंट मकबरे की ओर जाता हूं। मैदान पहले से ही उन आगंतुकों से भरा हुआ है जो एक दिन पहले सम्मान देने आए हैं। विशाल स्थान के हर कोने में फूल और चढ़ावे भरे हुए हैं। मेरे मास्टर का सम्मान करने के लिए व आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। काफी देर हो गई है, कृपया आप घर जाइए। जैसे ही मैं ये शब्द कहता हूं, ओल्ड जैन मैदान खाली करना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों में कभी हलचल से भरा मकबरा पूरी तरह से स्थिर और शांत हो जाता है। मैं श्वेत श्याम तस्वीर के सामने खड़ा होता हूं और 3 बार झुकता हूं। मास्टर, मैं आपसे मिलने आया हूं। जहां तक लूना की बात है, इन 3 वर्षों में मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। अब जब 3 साल का समझौता खत्म हो गया है, तो मैं अब उसकी निगरानी नहीं करूंगा, क्योंकि आगे भी ऐसा करना केवल उसे चोट पहुंचाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं कि कल जो होगा वह एक तरह से आपकी ओर से उसे दिया गया मेरा आखिरी सबक है। ये उसे तोड़ सकता है या उसे बचा सकता है, लेकिन परिणाम जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। मैं 3 बार और झुकता हूं, फिर उस दयालु और कोमल चेहरे को देखते हुए सन्नाटे में खड़ा हो जाता हूं। मैं उस दिन अपने मास्टर की आंखों के भाव के बारे में सोचता हूं, जिस दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा था। वह व्यक्ति जिसे दुनिया एक अजेय युद्ध संत कहती थी। उनके अंतिम क्षण में
उनकी आंखों में प्रकाश की वह अंतिम किरण अपनी बेटी के लिए चिंता के अलावा कुछ नहीं थी। वापस साउथ ईस्ट मार्शल यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग रूम के अंदर काले चश्मे पहने एक युवा सहायक दरवाजे से अंदर घुसता है और नोवा की ओर एक फोन बढ़ाता है। मिस, मिस। नोवा अपने चेहरे से पसीना पोंछती है और जिज्ञासा के साथ फोन लेती है। उसकी नजर स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद हेडलाइन पर पड़ती है। इसमें लिखा है, लूना गर्भवती है। कल युद्ध संत लिन की पुण्यतिथि पर जेन सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव देगा। पूरे कुछ सेकंड के लिए नोवा का सुंदर चेहरा आने वाले तूफान की तरह काला पड़ जाता है। मास्टर लिन के 3 शिष्य थे, नोवा और मैं और लूना। नोवा और मुझे हमेशा बचपन के प्रेमी के रूप में देखा जाता था। हर किसी ने मान लिया था कि हम एक जोड़ा हैं। लेकिन जिस क्षण मैंने बिना किसी सीमा के लूना के लिए सिंपिंग शुरू की, नोवा और मैं अलग हो गए, जब तक कि हम अजनबी नहीं बन गए। फिर भी यह हेडलाइन नोवा की शालीनता की हर आखिरी कतरन को चकनाचूर कर देती है। कल मास्टर का स्मृति दिवस है। इन दोनों के लिए इस तरह की हरकत करना मास्टर का सरासर अपमान है। नोवा इसे स्वीकार नहीं कर सकती। वह हथियार भंडारण कक्ष में घुसती है और एक विशाल क्लीवर, बड़ा चाकू, को खंड दर खंड जोड़ना शुरू करती है। कुछ ही समय में उसके पास एक ब्लेड है जिसका हैंडल लगभग 4 मीटर लंबा है। फिर नोवा उस 4 मीटर के क्लीवर को अपने कंधे पर उठाती है और भूमिगत पार्किंग गैरेज की ओर दौड़ पड़ती है। वह विशाल ब्लेड को स्पोर्ट्स कार के ऊपर रखती है। एक टैंक की तरह बना वाहन पूरी गति से गैरेज से बाहर निकलता है। कुछ ही क्षणों बाद नोवा उस 4 मीटर के क्लीवर को लेकर आती है, जो बिल्कुल गुस्से से भरी हुई है, और सीधे मकबरे के मैदान में घुस जाती है। वह कब्र के पास पहुंचती है और मुझे उम्मीद के मुताबिक वहीं खड़ा पाती है। लंबे समय बाद मिले नोवा। 4 मीटर की दूरी पर खड़ी नोवा एक हाथ से विशाल क्लीवर पकड़ती है और उसे एक ही शक्तिशाली छाप में घुमाती है। कड़कड़ाती हवा एकदम शांत हो जाती है। ब्लेड रुक जाता है, मेरे गले पर सटा हुआ। क्या तुम्हारा दिमाग कचरे से भरा है? क्या तुम्हें पता है कि बाहर लोग तुम्हारे और लू परिवार के बारे में क्या कह रहे हैं? नोवा वास्तव में इसे समझ नहीं पा रही है। लू परिवार के पुरुष वे हैं जिन्हें बाकी सभी लोग आदर्श मानते हैं और उनके पीछे भागते हैं। वे दक्षिण पूर्व क्षेत्र के हर युद्ध क्षेत्र पर हावी हैं। उनका खून उस जमीन के हर इंच पर बहा है जहां मानवता कभी खड़ी हुई है। यहां तक कि राजधानी के सबसे शक्तिशाली कबीले भी लू परिवार के सामने अहंकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और फिर भी एक कबीले के इस ऊंचे अजेय विशालकाय वृक्ष से मेरे जैसा एक सिंप निकला। नोवा की आंखें निराशा से भर जाती हैं। एक धड़कन के बाद वह निराशा संकल्प में बदल जाती है। तुम और लूना जो भी करो वह मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी कल मास्टर के स्मारक पर हंगामा करने की हिम्मत की, तो मैं इस ब्लेड का उपयोग तुम दोनों के सिर काटने के लिए करूंगी। लॉर्ड शान कबीले के प्रमुख की सीट पर बैठे हैं। उनकी निगाहें बर्फ जैसी ठंडी हैं। वह अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और एक ही हथेली के प्रहार से उनकी कस्टम एलॉय कुर्सी चकनाचूर हो जाती है। मैं उस लापरवाह लड़के का सिर खुद काट दूंगा। वह कमरे में अपनी नजर घुमाते हैं और बोलते हैं, बुजुर्गों, निश्चिंत रहें। मैं लॉर्ड शान इस विवाह के पूरी तरह से खिलाफ हूं। यदि वह लापरवाह लड़का आगे बढ़ने पर अड़ा रहता है और हमारे कबीले को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे युवा लॉर्ड की उपाधि से वंचित कर दूंगा, या उसे स्टारलॉक टावर के अंदर बंद कर दूंगा और उसकी खेती को नष्ट कर दूंगा। कबीले के ग्रेट हॉल के अंदर लू परिवार के हर वरिष्ठ सदस्य के चेहरे पर काला भाव है। लॉर्ड शान का व्यक्तिगत आश्वासन सुनकर वे थोड़ा शांत होते हैं। दम घोंटने वाला तनाव कुछ समय तक बना रहता है, इससे पहले कि लॉर्ड शान की उम्र का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंततः बोलता है। ओल्ड लिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो सम्मान के हर अंश के हकदार थे। उन्होंने स्टारगेट के लिए आखिरी बूंद तक खून बहाया। भले ही लिन परिवार का पतन हो गया है, हमारा लू परिवार लोगों को उनके ओहदे से नहीं आंकता और उनके साथ वैवाहिक गठबंधन स्वीकार्य होता। लेकिन उस युद्ध संत की बेटी लूना जैसी कैसे निकली? क्या त्रासदी है? दूसरे बुजुर्ग ने आह भरी। इन सब बातों को एक तरफ रखते हैं। कल वॉर सेंट लिन का स्मारक समारोह है। क्या हम वहां जा रहे हैं या नहीं? इस पर बाकी सभी वरिष्ठ सदस्यों की निगाहें लॉर्ड शान पर टिक गईं। हम न केवल जा रहे हैं, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान देने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। और अगर उस लापरवाह लड़के ने वहां कोई तमाशा करने की हिम्मत की, तो मैं, लॉर्ड शान, उसे वहीं ढेर कर दूंगा। कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। लॉर्ड शान को वास्तव में आग बबूला देखकर बुजुर्गों ने आगे कुछ नहीं कहा। तभी पहले बुजुर्ग ने बात उठाई। बाई परिवार की लड़की के साथ झेन की सगाई का क्या होगा?
बाई परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्य तो शुरू से ही जैन के खिलाफ थे। अब जब यह स्कैंडल सामने आया है, तो वे लोग फिर से हंगामा कर सकते हैं। हो सकता है कि वे सगाई तोड़ने के लिए वहां पहुंच जाएं या शायद न भी आएं। कमरा फिर से खामोश हो गया। कुछ ही समय पहले लू परिवार के बुजुर्गों ने मेरी सगाई तय की थी। दूसरी पक्ष पूर्वी क्षेत्र के बाई परिवार के मुखिया की बेटी एवा थी। बाई परिवार पूर्वी क्षेत्र का शीर्ष मार्शल कबीला है और पूर्वी स्टारगेट की रक्षा करता है। इसके ऊपर एवा के पास अस्तित्व में सबसे दुर्लभ ट्रिपल एस ग्रेड प्रतिभा है। मुझसे शादी करना वास्तव में उसके लिए अपने स्तर से नीचे शादी करने जैसा होता। इसी वजह से बाई परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन बाई परिवार के मुखिया ने उन सभी को दरकिनार कर अपनी सहमति दे दी थी। लॉर्ड शान ने थके हुए होने के कारण अपनी नाक का सिरा दबाया। अगर यह रिश्ता टूटता है तो टूटने दो। अगर बाई परिवार सगाई तोड़ने के लिए आता है तो उन्हें आने दो, सब लोग शांत रहें, मैं इसे संभाल लूंगा। उसी क्षण बाई परिवार के मीटिंग हॉल के भीतर वरिष्ठ सदस्यों का एक समूह इकट्ठा हुआ है। चलो चलो एवा, अंकल, हाओ, तुम्हें लू परिवार के उस सिंप को खुद को मूर्ख बनाते हुए दिखाने ले जा रहे हैं। और कौन आना चाहता है? बाई परिवार के पूरे वरिष्ठ नेतृत्व को आज की छुट्टी दी जाती है। सब मेरे साथ वॉर सेंट्स मेमोरियल चलो। अंकल हाउ का विशाल शक्तिशाली शरीर कमरे में भरा हुआ है और उनकी गूंजती हंसी शहर के ऊपर आसमान को हिला देती है। उन्होंने एवा का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर चल दिए। लू परिवार की सगाई का विरोध करने वाले बाई परिवार के बुजुर्गों की भीड़ हंसते हुए अंकल के पीछे दौड़ पड़ी। वे सब मुझे खुद को अपमानित करते हुए देखने के लिए बेताब थे। एवा नहीं हिली। वह अपने पिता लॉर्ड बाई की ओर देखने के लिए मुड़ी। लॉर्ड बाई ने अपने उत्साहित बड़े भाई को देखा और आह भरी। आप जो चाहें करें, लेकिन भाई, जब आप वहां हो तो बहुत आगे ना बढ़ें और टूटी हुई सगाई का जिक्र ना करें। अंकल हाउ जोर से हंसे। अरे भाई, वह वॉर सेंट्स मेमोरियल है। मुझे पता है कि मर्यादा कहाँ है। मैं बस एवा को शो दिखाने के लिए साथ ले जा रहा हूं। रही बात टूटी हुई सगाई की, तो वह मेरी भतीजी का मामला है। मैं व्यक्तिगत रूप से आमने सामने इससे निपट लूंगा। इसके साथ ही अंकल हाउ एवा को हॉल से बाहर खींच ले गए और वरिष्ठ सदस्यों की भीड़ को सीधे वॉर सेंट्स मेमोरियल की ओर ले चले। ओल्ड जंग भड़कती हुई सुर्खियों को देखते हैं और अपनी खोपड़ी तक एक सिहरन महसूस करते हैं। वह मेरी ओर देखते हैं। युवा लॉर्ड, इस समय जनता की प्रतिक्रिया लू परिवार के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मास्टर लिन की कब्र के सामने पूरी तरह शांत खड़ा हूं। यह सब अपेक्षित था। जब दक्षिण पूर्व क्षेत्र के शीर्ष कबीले का युवा लॉर्ड ऐसा कोई स्टंट करता है, तो उसके बाद जो भी सार्वजनिक हंगामा होता है, उसमें से कुछ भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं करता। क्या आप सच में कुछ नहीं करने वाले, युवा लॉर्ड? और क्या आप वाकई कल लूना को प्रपोज करने जा रहे हैं? मैं मुस्कुराया। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं लूना को प्रपोज कैसे कर सकता हूं? ओल्ड जेन, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। अपने हर संपर्क का उपयोग करो। मुझे 3 दिनों के भीतर पता चाहिए कि लूना के बच्चे का पिता कौन है। समझ गया? मैं तुरंत शुरू करता हूं। मैं ओल्ड जंग की आकृति को ओझल होते देखता हूं, फिर अपनी नजर वापस कब्र के पत्थर पर टिका देता हूं। मैंने ओल्ड जंग को लूना की गर्भावस्था की जांच करने के लिए भेजा है। इसका कारण लूना की परवाह करना नहीं है। यह उस समय की बात है जब मेरे मास्टर का निधन हुआ था। उन्होंने कुछ चीजें मेरी देखरेख में छोड़ी थीं, लेकिन वे चीजें कोई विरासत नहीं है और वे कभी मेरे लिए नहीं थीं। मैं तो बस उनका एक अस्थायी संरक्षक हूं। उन चाबियों को खोलने के लिए उन लोगों का इंतजार करना होगा जो उनके भाग्य में लिखे हैं। इसके बारे में अफवाहें सालों से चल रही हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह मास्टर लिन द्वारा छोड़ी गई विरासत है। इसलिए मुझे संदेह है कि किसी ने पहले से ही उस विरासत पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं और लूना का इस्तेमाल मेरे खिलाफ एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। कुछ ही समय बाद ओल्ड जेन वापस आते हैं। युवा लॉर्ड, इस गर्भावस्था के पीछे, पर्दे के पीछे जो परिवार के विक्टर जो का हाथ होने का संदेह है, लेकिन पुष्टि करने में अभी और समय लगेगा। जांच जारी रखो, उस पर कड़ी नजर रखो। रात की हवा एक ब्लेड की तरह काट रही है, ठंडी और अकेली। मैं जाने का कोई इरादा न रखते हुए मास्टर लिन के मकबरे के सामने खड़ा रहता हूं। मैं भोर होने तक यहीं खड़े रहने की योजना बना रहा हूं, सिस्टम पुरस्कारों के आने का इंतजार कर रहा हूं। जैसे जैसे वह क्षण निकट आता है, भले ही मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, फिर भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। आखिर मैंने पूरे 3 साल तक सिंप का नाम ढोया है। जो अब बजने वाला है वह केवल एक सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं है। ये वह रीढ़ है जिसे बहुत लंबे समय तक झुकने के लिए मजबूर किया गया था और अब वह आखिरकार सीधी हो रही है।
तभी जैसे ही घड़ी में आधी रात का समय होता है, सिस्टम की घंटी बिल्कुल समय पर बजती है। बधाई हो, खिलाड़ी। 3 साल का सिम पैक्ट समाप्त हो गया है। समझौते के बाद के पहले दिन आपको एक कॉम्बैट ऑनरा क्योस लॉट सीड प्राप्त हुई है। जैसे ही मैं इनाम देखता हूं, मेरे चेहरे पर बेतहाशा खुशी दौड़ जाती है। किंवदंती के अनुसार जब एक मार्शल अभ्यासी साधना के एक निश्चित क्षेत्र को उसके पूर्ण शिखर तक धकेलता है, तो एक युद्ध आभा प्रकट होती है। ये आभाएं दुश्मनों को उनकी रूह तक हिला सकती हैं और युद्ध का रुख मोड़ सकती हैं। ये सच्ची शक्ति और प्रतिभा की पहचान है। मेरी मार्शल प्रतिभा की रेटिंग हमेशा ग्रेड ए रही है और सिस्टम अभी अभी सक्रिय हुआ है। फिर भी इसने पहले ही मेरी प्रतिभा की समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया है। अगले ही क्षण मेरे दिमाग के अंदर एक अराजक तूफान उठता है। मेरे मस्तिष्क में एक चीरने वाली, फाड़ने वाली पीड़ा का विस्फोट होता है, लेकिन दर्द जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। ठीक 3 सेकंड बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। उस पल मुझे पता चलता है कि मेरे दिमाग के अंदर एक अराजक क्षेत्र प्रकट हो गया है। यह एक हथेली से बड़ा नहीं है और इसके केंद्र में एक अकेला कमल पूर्ण स्थिरता में तैर रहा है। सिस्टम फिर से बजता है। पुरस्कार स्तर को 1 स्टार से 8 स्टार तक रैंक किया गया है, जिसमें 8 स्टार उच्चतम है। प्रत्येक दिन खिलाड़ी स्वचालित रूप से एक यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त करता है। क्योस लॉट सीड 8 सितारा दुर्लभ पुरस्कार है। मैं अपनी आंखों में उमड़ती खुशी को रोक नहीं पा रहा हूं। पूरे लांसिंग में 100 से अधिक युद्ध आभाएं आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई हैं। यह विशेष आभा उन अभिलेखों में से किसी में भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर सिस्टम इसे अधिकतम 8 सितारों पर रेट करता है, तो यह संभवतः निम्न स्तर का नहीं हो सकता। पहले ही दिन एक शीर्ष स्तर की युद्ध आभा। यहां से आगे ये केवल आसान होता जाएगा। ये सोचते हुए मुझे अचानक महसूस होता है कि उन 3 वर्षों के दौरान मैंने जो भी कष्ट सहे, वे सब सार्थक थे। मैं सोचता हूं कि अब मेरी प्रतिभा का स्तर कैसा दिखता है। एक शक्तिशाली युद्ध आभा केवल युद्ध में शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। इसका बड़ा उद्देश्य उसे धारण करने वाले की प्रतिभा और क्षमता को बदलना है। सतह पर मैं अभी भी ग्रेड ए प्रतिभा वाला ही दिखाई देता हूं, लेकिन अब जब मेरे पास क्योस लॉट सीड है, तो कौन कह सकता है कि मेरी किस्मत क्या होगी। पहले मैं अपना हर दिन लूना के पीछे भागते हुए बिताता था। इसके ऊपर मेरी कल्टीवेशन भी गंभीरता से कोसों दूर थी। इसलिए लू परिवार के संसाधनों के बावजूद मैं केवल दूसरे चरण के अंतिम स्तर पर था, जो ए ग्रेड प्रतिभा के औसत तक भी नहीं पहुंचता। मेरे विचार और भी स्पष्ट हो जाते हैं और मैं यह परीक्षण करने का निर्णय लेता हूं कि क्या मेरी प्रतिभा बदल गई है। कुछ ही क्षणों में मैं अपनी स्मृति से क्यूई ब्लड कल्टीवेशन पद्धति खोजता हूं और उसे प्रवाहित करता हूं। महारत पलक झपकते ही आ जाती है। मेरे पीछे मुश्किल से दिखाई देने वाला एक कमल उभरने लगता है। उसकी कली अभी भी बंद है और उससे एक रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही है। अगर इस समय कोई मुझे देख रहा होता तो वह दंग रह जाता, क्योंकि जैसे जैसे कमल ऊपर उठता है, उसके आसपास का स्थान मुड़ने और मरोड़ने लगता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं स्वयं क्यों उसके भीतर खड़ा हूं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कमल के चारों ओर जुगनू की तरह प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु हर दिशा से अंतहीन रूप से प्रवाहित होकर मेरे शरीर में समा रहे हैं। मेरे भीतर कुछ एक धधकती भट्टी की तरह दहाड़ता है। आधे घंटे से भी कम समय में मैं तीसरे चरण में पहुंच जाता हूं, एक ही पल में। और फिर भी प्रकाश के बिंदु बिना रुके आते रहते हैं, जो मेरी साधना को और ऊपर ले जाते हैं। बिना महसूस किए पूरी रात बीत जाती है। मेरी साधना ने एक ही झटके में लंबी छलांग लगाई है और पूरी तरह से सुदृढ़ हो गई है। तीसरे चरण के अंतिम स्तर पर पहुंचते ही भोर हो जाती है। अंततः आकाश में उजाला फैल जाता है। पूरे ड्रैगन किंगडम में अनगिनत मार्शल कबीले और मार्शल शक्तियां, साथ ही आम लोगों की भीड़ परिवहन के हर उपलब्ध साधन का उपयोग करके देश के हर कोने से एक ही गंतव्य की ओर उमड़ पड़ती है। आज के दिन शिंग सिटी ऊर्जा से जीवंत है। सुबह सवेरे युद्ध संत लिन के मकबरे के द्वार खोले जाते हैं। लिन परिवार के मुखिया एल्डर नाम एक साफ सफेद औपचारिक सूट पहनकर अंदर आते हैं। उनके पीछे लिन परिवार के मुख्य सदस्य आते हैं। लूना उनके बीच है, जो एल्डर नाम के ठीक पीछे चल रही है। एल्डर नाम चिंतित होकर लूना की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं। लूना, कल रात तुमने जो मांगे रखी थीं, क्या वे कुछ ज्यादा नहीं हैं? क्या लू परिवार वास्तव में सहमत होगा? लूना उपहास करती है। हाँ, लू परिवार सहमत हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जैन सहमत है, उतना ही काफी है। इन सभी वर्षों में मैंने जो कुछ भी मांगा, भले ही लू परिवार ने कड़ा विरोध किया, जैन ने हमेशा मेरे लिए उसे पूरा किया। एल्डर नाम इस पर धीरे से सिर हिलाते हैं। मैंने पहले जो कुछ भी किया था, उसे याद करके उनका आत्मविश्वास थोड़ा लौट आता है।
जब से मास्टर लिन गिरे थे, लिन परिवार ने अपना स्तंभ खो दिया था और पूरी तरह से बिखर गया था। एक शीर्ष मार्शल कबीले से गिरकर तीसरे दर्जे तक पहुंच गया था। लेकिन जब से यह सिंप आया, साधना के संसाधन हर दिशा से लिन परिवार में बहने लगे, जिससे लिन परिवार अकेले ही तीसरे दर्जे से दूसरे दर्जे तक पहुंच गया। इसके बिना एक 7वें रैंक के ग्रैंड मास्टर के रूप में एल्डर नाम का स्तर कबीले को तीसरे दर्जे पर भी मुश्किल से रख पाता। वह पहले से ही उनकी सीमा थी। फिर भी लू परिवार द्वारा प्रदान की गई हर चीज को अपनी जेब में रखने के बावजूद एल्डर नाम के मन में मेरे लिए केवल तिरस्कार है। मकबरे पर मैं धीरे धीरे जागता हूं। साधना की पूरी रात मुझे समय की एक सांस से ज्यादा कुछ नहीं लगती। जब मैं अपना वर्तमान स्तर जांचता हूं तो मैं खुद भी थोड़ा हैरान रह जाता हूं। दूसरे चरण के अंत से तीसरे चरण के अंत तक पहुंचना केवल एक रैंक की छलांग है, लेकिन शीर्ष संसाधनों के बावजूद ट्रिपल एस ग्रेड प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति भी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसा लगता है कि क्योस लॉर्ड सीड की युद्ध आभा ने मुझे मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयानक प्रतिभा प्रदान की है। तभी मैं लूना को आते हुए देखता हूं। चलो, मेहमानों का स्वागत करने में मदद करो, वह कहती है, फिर मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर चल देती है। जब हम मकबरे के द्वार पर पहुंचते हैं तो नोवा पहले से ही मेहमानों का स्वागत कर रही होती है, लेकिन लूना का दिल धड़कना बंद कर देता है क्योंकि नोवा के पैरों के पास 4 मीटर लंबा चमकता हुआ क्लीवर पड़ा है। जैसे जैसे समय बीतता है, मकबरा भर जाता है और अंदर बाहर हर इंच जगह पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। युद्ध संत की प्रतिष्ठा और विरासत अपने आप में प्रमाण है। मृत्यु के बाद भी लोग याद रखते हैं कि उन्होंने मानवता को क्या दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या लू परिवार का युवा लॉर्ड वाकई आज युद्ध संत की बेटी को प्रपोज करने वाला है। इस दृश्य को देखते हुए मेहमान आपस में बातें करते हैं और बातचीत अनिवार्य रूप से मेरी ओर मुड़ जाती है। आखिरकार ये कहानी बहुत बड़ी हो चुकी है और यह निस्संदेह साल का सबसे हास्यास्पद ड्रामा है। भीड़ में अचानक गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजती है। लू परिवार यहां है। अनगिनत निगाहें मकबरे के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ जाती हैं। मेरे पिता लॉर्ड शान अपने पीछे 2 लोगों के साथ अंदर आते हैं। पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग मेरे 2 बड़े चाचा। लॉर्ड शान ड्रैगन किंगडम के 10 युद्ध संतों में से एक हैं। लू परिवार के अन्य 2 युद्ध संत स्थायी रूप से स्टारगेट और एबिस पर तैनात रहते हैं। पहले और दूसरे बुजुर्ग दोनों 8वीं रैंक के गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर्स हैं। लू परिवार एक युद्ध संत और 2 गोल्डन बॉडी ग्रैंड मास्टर्स के साथ पहुंचा है। उन्होंने लिन परिवार को उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा सम्मान दिया है। लॉर्ड शान के मकबरे के सामने झुकने के बाद उनकी निगाहें सीधे मुझ पर पड़ती हैं और मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं उनसे निकलने वाली हत्या की भावना को महसूस कर सकता हूं। इसमें एक ऐसे पिता का स्पष्ट स्वाद है जो अपने ही बेटे से व्यक्तिगत रूप से निपटने के लिए तैयार है। फिर लॉर्ड शान एल्डर नाम की ओर मुड़ते हैं। लिन परिवार के युद्ध संत ने कभी अकेले वेस्ट गेट को संभाला था, जिससे लू परिवार की रीइंफोर्समेंट्स के पहुंचने के लिए समय मिल सका। यदि दक्षिण पूर्व क्षेत्र का वेस्ट गेट गिर जाता तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र के 3 अरब लोग धूल में मिल जाते। मास्टर लिन मानवता के लिए, ड्रैगन किंगडम के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़े। यह गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर लिन परिवार को एक उपहार है, इस उम्मीद के साथ कि यह लिन परिवार को फिर से उठने में मदद करेगा। लॉर्ड शान के हाथ हिलाने के साथ ही गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर की एक बोतल प्रकट होती है। भले ही लिन परिवार के हालिया व्यवहार ने उन्हें गहराई से निराश किया है, लेकिन बुनियादी सम्मान दिखाया जाना चाहिए। जैसे ही भीड़ सुनती है कि लू परिवार क्या लाया है, पूरा स्थान गूंज उठता है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सियर की एक पूरी बोतल एक 8वीं रैंक के गोल्डन बॉडी योद्धा को बनाने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में लू परिवार महान है। एल्डर नाम एक पल के लिए जम जाते हैं, फिर उनके चेहरे पर उत्साह छा जाता है। गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सियर, मैं अभी 7वें रैंक का ग्रैंड मास्टर हूं। क्या यह बोतल वही नहीं है जिसकी मुझे 8वीं रैंक तक पहुंचने के लिए जरूरत है? लूना यह सुनती है और वह भी हैरान रह जाती है। लू परिवार वास्तव में एक स्मारक समारोह में इतनी कीमती चीज लेकर आया है, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर लूना को अचानक एहसास होता है। यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि लॉर्ड शान जानते हैं कि जैन आज मुझे प्रपोज कर रहा है, इसीलिए वह खुद आए और उपहार लाए। वह पहले से ही मुझे अपनी बहू मान रहे हैं। इस विचार पर लूना का आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है और एक और विचार पीछे आता है। मुझे अपनी मांगों की सूची को फिर से तैयार करने की जरूरत है। अगर वे गोल्डन बॉडी मैरो एलिक्सिर को ऐसे ही बांट रहे हैं तो लू परिवार मेरी कल्पना से कहीं अधिक अमीर है। एल्डर नाम और लूना को अपनी औकात से बाहर की चीजें देखते हुए पाकर लॉर्ड शान उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाते। वह औपचारिकताएं पूरी करते हैं और अतिथि क्षेत्र की ओर लौट जाते हैं।
तभी काले औपचारिक सूट में एक युवक अंदर आता है। यह विक्टर जो परिवार दक्षिण पूर्व क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा मार्शल कबीला है और इस क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय शक्ति भी है। जबकि लू परिवार मार्शल युद्ध का निर्विवाद राजा है, जो परिवार ने दक्षिण पूर्व क्षेत्र के हर कोने में अपने व्यावसायिक हितों को फैलाया है, जिससे वे धन के मामले में निर्विवाद नंबर 1 बन गए हैं। अब जब दक्षिण पूर्व क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा कबीला पहुंच गया है, तो भीड़ की सभी निगाहें उनकी ओर मुड़ जाती हैं और शोर फिर से बढ़ जाता है। हर कोई इस बात पर भी ध्यान देता है कि जो परिवार क्या लाया है। जैसा कि सभी जानते हैं, जो परिवार और लू परिवार के बीच हमेशा से प्रतिद्वंद्विता रही है। दूसरे स्थान पर बैठकर कौन खुश रहा है? ये गोल्डन जिनसिंग मैरो एलिक्सिर की 2 बोतलें हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। लिन परिवार के प्रमुख विक्टर, जो अपना हाथ हिलाते हैं और उनके पीछे से एक सेवक एलिक्सिर की 2 बोतलें लेकर आगे बढ़ता है। भीड़ दहाड़ उठती है। जो परिवार न केवल उसी प्रकार का उपहार लाया, बल्कि उन्होंने 2 गुनी मात्रा में लाया। संदेश स्पष्ट है, यह एक सीधी चुनौती है। जो परिवार वास्तव में जो परिवार है, गहरी जेबें और कोई शर्म नहीं। अब तक एल्डर नाम अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं पा रहे हैं। उनका चेहरा व्यावहारिक रूप से चमक रहा है। विक्टर, जो मकबरे तक चलते हैं, अपना नमन पूरा करते हैं, लूना पर एक नजर डालते हैं, फिर उनकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। आज आपके प्रपोजल के लिए शुभकामनाएं। विक्टर, जो अपना हाथ बढ़ाते हैं, पूरी ईमानदारी के भाव से मेरी ओर देखते हैं। भीड़ की सांसें थम जाती हैं। माहौल पल भर में कई डिग्री गिर जाता है, क्योंकि लॉर्ड शान के चेहरे पर साफ कालापन छा गया है। हर कोई अपनी सांसें रोक लेता है, हर आंख मुझ पर टिकी है। मैं एक हल्की सी मुस्कान देता हूं। धन्यवाद, मैं करूंगा। मैं हाथ बढ़ाकर विक्टर जो से हाथ मिलाता हूं। उसी क्षण भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति इसे महसूस करता है। लॉर्ड शान से हत्या की भावना की एक लहर उठती है। मुझे इतना शांत और संयमित देखकर विक्टर, जो थोड़ा हैरान है, उन्हें यकीन नहीं है कि क्यों, लेकिन मेरे बारे में कुछ पहले से अलग महसूस होता है। हाथ मिलाना उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है जितनी जल्दी शुरू हुआ था, और विक्टर, जो अतिथि क्षेत्र की ओर लौट जाते हैं। एक एक करके प्रमुख कबीले और शक्तियां सम्मान देने के लिए आगे बढ़ते हैं। 3 घंटे बाद औपचारिक कार्यवाही आखिरकार समाप्त हो जाती है, लेकिन हवा से एक अजीब सा तनाव कभी नहीं जाता, जो मकबरे के मैदान पर टूटने के इंतजार में किसी तूफान की तरह लटका रहता है। जैसे ही समारोह समाप्त होता है, इससे पहले कि भीड़ तितर बितर हो, एल्डर नाम आगे बढ़ते हैं। वह एक गहरी सांस लेते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं। सम्मानित अतिथियों, कृपया अभी न जाएं। वॉर सेंट लिन के इस स्मरण दिवस पर एक और मामला घोषित करना है। जहां तक उस मामले की बात है, मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश ने पहले ही सुन लिया होगा। वह एक गर्व भरी मुस्कान देते हैं और मेरी और लूना की ओर देखते हैं। जैसे ही वे शब्द गूंजते हैं, भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति चौकन्ना हो जाता है। बातचीत पल भर में बंद हो जाती है। हर प्रमुख मीडिया आउटलेट का हर कैमरा पागलों की तरह अपनी जगह बदलता है। सभी एक साथ लूना और मुझ पर टिक जाते हैं। हम हर चीज का केंद्र बन जाते हैं। लूना एल्डर नाम की आंखों में देखती है, एक जानती हुई मुस्कान देती है और आगे बढ़ती है। जेन, मैंने पूरी रात इसके बारे में सोचा और मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं उस तरह की इंसान हूं जो चीजों को सरल रखती है, इसलिए मेरी मांगें मामूली हैं। वह मास्टर लीन के मकबरे को देखती है। उसके चेहरे पर सच्ची भावना का एक अंश है। जेन, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक वादा चाहिए। इस खास दिन पर, इन सभी गवाहों के सामने, मेरे पिता के सामने, कल मैंने जो कुछ भी बताया था उसके अलावा, हमारी शादी के बाद तुम्हें लिन परिवार को अपना पूरा समर्थन देना होगा। इसके ऊपर मैंने एक वधू मूल्य की सूची तैयार की है। यह मेरी सुरक्षा है। मुझे उम्मीद है कि तुम सहमत हो सकते हो। आखिरकार एक नए परिवार में शादी करने वाली महिला को सुरक्षित महसूस करने की जरूरत होती है, और मैं एक बच्चे को कोख में लिए हुए हूं। जैसे ही वे शब्द गूंजते हैं, भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति खामोश हो जाता है। कुछ बहुत गलत लग रहा है। वह बच्चा जिसे वह लेकर चल रही है, निश्चित रूप से जेन का नहीं है, और वह इसे बार बार उठा रही है। इसे वधू मूल्य के लिए लाभ के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उसे इस तरह की हिम्मत किसने दी? लूना खुद से पूरी तरह संतुष्ट है। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक कौंधती है। वह अपने मन में वधू मूल्य की सूची को दोहराती है। यह सिंप कितना उबाऊ है। मैं चाहे जो भी कहूं, वह तुरंत सहमत हो जाता है। रीढ़हीन। ध्यान से सुनो। मेरे पिता मानवता के लिए विपत्ति का सामना करते हुए मारे गए। मुझे दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रसातल के नीचे एक एनर्जी माइन चाहिए। क्या यह बहुत अधिक है?
मैं गर्भवती होने के बावजूद तुमसे शादी कर रही हूं, इसलिए मुझे दक्षिण पूर्व क्षेत्र में लू परिवार की हिस्सेदारी का 10% चाहिए। क्या यह बहुत अधिक है? इसके अलावा तुमसे शादी करने के बाद मैं पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग करती हूं। तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें मुझे संजोना होगा और मुझसे प्यार करना होगा। तुम मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। यदि कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए मेरी रक्षा करनी होगी। और एक बार जब बच्चा पैदा हो जाए और लू परिवार के नाम पर पंजीकृत हो जाए तो तुम्हें बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। लूना बिना रुके लगभग 30 मांगें दाग देती है। हर एक मांग किसी परी कथा की कल्पना जैसी लगती है। भीड़ हर नई वस्तु के साथ अपनी आंखें सिकोड़ने लगती है। जब लूना आखिरकार खत्म करती है तो हर सिर मेरी ओर मुड़ जाता है। वे मुझे पूरी तरह से अनरीडेबल पाते हैं, शुरू से अंत तक शांत। अतिथि क्षेत्र में कोई अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींचकर बैठा है कि वे सफेद पड़ गई हैं। वह वॉर सेंट प्रेशर को पूरी तरह से छोड़ने और इस जगह के हर आखिरी दर्शक को मिटा देने की इच्छा से लड़ रही है। नोवा की 4 मीटर की क्लीवर अचानक कहीं से उसकी पकड़ में आ जाती है। उसकी पकड़ की ताकत से वह चरमरा रही है। जेन, तुम्हें मेरी शर्तों से कोई समस्या नहीं है ना? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। इस पर मकबरे पर मौजूद भीड़ पूरी तरह से अपना आपा खो देती है। पूरा स्थान अफरा तफरी में बदल जाता है। लूना की अहंकारी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। लेकिन ठीक उसी क्षण मैं बोलता हूं, लेकिन लूना, तुम वास्तव में किससे शादी करने की कोशिश कर रही हो? इस तरह की सूची के साथ यह वधु मूल्य कुछ अलग ही है। नोवा का ब्लेड हवा में ही थम जाता है। लॉर्ड शान की उंगलियां बीच में ही रुक जाती हैं। भीड़ पूरी तरह स्थिर हो जाती है। लूना पलकें झपकती है। झेन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे मास्टर की बेटी हो, तुम मेरी जूनियर हो, तुम अब गर्भवती हो। यदि तुम वास्तव में किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को ढूंढ सकती हो जो आगे आए और इस सौदे को स्वीकार करे, तो तुम्हारी सीनियर के रूप में मैं तुम्हारे लिए वास्तव में खुश हूं। लूना का चेहरा लोहे जैसा भूरा पड़ जाता है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। जेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं। जो तुमने अभी कहा उसे वापस लो, वरना मेरा तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। मैं धीरे से अपना सिर हिलाता हूं। मुझे सीधे सीधे कहने दो, मेरा तुमसे शादी करने का कभी कोई इरादा नहीं था। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं भीड़ उमड़ पड़ती है। लूना और पूरा लिन परिवार गुस्से से पीला पड़ जाता है। एल्डर नाम का भाव घातक है क्योंकि वह मुझे घूरते हैं। जेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पूरी तरह से सम्मानहीन हो सकते हो। और सोचना कि मैं लूना का पूरा जीवन तुम्हें सौंपने पर विचार कर रहा था। मैं अब घोषणा करता हूं कि तुमने लूना से शादी करने का कोई भी मौका पूरी तरह और स्थायी रूप से खो दिया है। इसके अलावा, क्योंकि पीछे हटने वाले तुम हो, लिन परिवार के नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी होगी। इस तरह सार्वजनिक रूप से अपनी बात से मुकरना न केवल लिन परिवार का अपमान है, बल्कि खुद युद्ध संत का अपमान है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने मास्टर की कब्र के सामने घुटने टेकने होंगे और माफी मांगनी होगी। इसके ऊपर लूना ने जो वधु मूल्य सूचीबद्ध किया है, तुम्हें मुआवजे के रूप में उसका एक हिस्सा देना होगा। हम लिन परिवार के लोग समझदार हैं। 1/3 हिस्सा काफी होगा, अन्यथा मैं ग्रैंडमास्टर के रूप में अपने नाम की बाजी लगा दूंगा और इस मामले को लू परिवार की चौखट तक ले जाऊंगा। एल्डर नाम मुआवजे के बहाने वधु मूल्य वसूलने के लिए कड़ा रुख अपना रहे हैं। मैं उनकी ओर उसी निगाह से देखता हूं जिससे आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका हो। मेरे होठों के कोने पर खिंची मुस्कान हर सेकंड के साथ और चौड़ी होती जा रही है। एल्डर नाम को एक झटका सा महसूस होता है, जैसे किसी चीज ने सीधे उनके दिमाग पर प्रहार किया हो। ये कैसी नजर है? जब तुम एक ग्रैंड मास्टर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारे पास सम्मान की बुनियादी समझ भी नहीं होती, है ना? एल्डर नाम गुस्से से उबल रहे हैं, उनका सीना धड़क रहा है। मैं उनकी ओर एक धीमा, बिना किसी हड़बड़ाहट के कदम बढ़ाता हूं। ग्रैंड मास्टर की उपाधि, क्या आप वास्तव में समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है? क्या आप इसके लायक हैं? वे शब्द एल्डर नाम की दुखती रग पर वार करते हैं। वह गुस्से से फट पड़ते हैं। तुम डीठ छोटे बदमाश, तुम एक बेकार ग्रेड 1 प्रतिभा वाले अमीर लड़के हो जो खाने और खेलने के अलावा कुछ नहीं करता, और तुम्हारी हिम्मत एक 7वें रैंक के ग्रैंड मास्टर को नीचा दिखाने की हुई। तो मुझे बताओ, मैं इसके लायक कैसे नहीं हूं? अगर तुम इसे किसी ठोस बात से साबित नहीं कर सके, तो भले ही तुम लू परिवार के युवा लॉर्ड हो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर जवाब मांगूंगा। एल्डर नाम की उग्र चुनौती का सामना करते हुए मेरा चेहरा पूरी तरह शांत रहता है। मैं धीरे धीरे और नपे तुले शब्दों में बोलता हूं, हम इस बात में नहीं जाएंगे कि आपने लूना के जरिए लिन परिवार के लिए मुझसे चुपचाप कितने साधना संसाधन निकलवाए। लूना बाहर गई और दूसरे आदमी से गर्भवती हो गई।
और एक अभिभावक के रूप में जो उसे सही ढंग से पालने में विफल रहा, आपका पहला कदम खुद से सवाल करना नहीं था। इसके बजाय आप मांग करते हैं कि मैं, जो पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं है, घुटने टेकूं और भीख मांगूं। एक ऐसा व्यक्ति जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता, जिसमें सम्मान या अखंडता की बुनियादी समझ नहीं है। क्या आप ग्रैंड मास्टर की उपाधि के लायक हैं? जैसे ही मैं खत्म करता हूं, एल्डर नाम पूरी तरह से अपना आपा खो देते हैं। उनके शरीर से हत्या की भावना, किलिंग इंटेंट, फूट पड़ती है। तुम मौत मांग रहे हो, एक लापरवाह युवा गुंडा जो ग्रैंड मास्टर का न्याय करने की हिम्मत कर रहा है। आज मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें अनुशासन सिखाऊंगा। एल्डर नाम अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। अगले ही पल वह सीधे मेरे सामने प्रकट होते हैं। उनका हाथ मेरे गले की ओर झपटता है, लेकिन उसी क्षण हवा में एक तेज तड़कने की आवाज आती है। एल्डर नाम का शरीर किसी तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ता है, जमीन को रगड़ते हुए। इससे पहले कि वह दूर जा पाते, उनके बगल में एक आकृति प्रकट होती है। यह ओल्ड जंग है। वह एल्डर नाम को जमीन के ठीक ऊपर क्षैतिज रूप से उड़ते हुए देखते हैं और एक ठंडी हंसी हंसते हैं। तुम खुद को समझते क्या हो? ओल्ड जंग अपनी उंगलियां फैलाते हैं, एल्डर नाम को चेहरे से पकड़ते हैं और उन्हें जमीन में दे मारते हैं। मैं अपनी नजर लूना की ओर घुमाता हूं। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हें सुनने की जरूरत है। इसके साथ मैं एक मीडिया रिपोर्टर के पास जाता हूं और माइक्रोफोन ले लेता हूं। हर कैमरा, ऑपरेटर और पत्रकार पूरी तरह जमकर मुझे घूरते हैं। मैं सीधा खड़ा होता हूं और बोलता हूं, आज से 3 साल पहले मेरे मास्टर लिन ने स्टारगेट पर लड़ाई खत्म की और अपने मरते हुए शरीर को सतह पर वापस खींच लाए। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझे एक निर्देश दिया था। अगले 3 वर्षों के लिए उनकी बेटी लूना मुझसे जो कुछ भी मांगे, मुझे बिना किसी शर्त के सहमत होना था। मैंने अपनी जुबान दी थी। 3 साल तक मैंने उसे निभाया। और जैसा कि आप सभी ने देखा, मैं वह सिंप बन गया जिस पर दुनिया हंसती थी। लेकिन आज वह 3 साल का समझौता खत्म हो गया है। वादा यहीं खत्म होता है। अब मेरा लूना पर कोई कर्ज नहीं है। जैसे ही वे शब्द गूंजते हैं, लूना का चेहरा पूरी तरह जम जाता है। मेरे शब्दों ने पूरी भीड़ में एक शॉकवेव भेज दी है। नोवा गतिहीन खड़ी है, स्तब्ध। उसका हाथ उस विशाल क्लीवर पर टिका है जो अपनी जगह पर जम गया है। यहां तक कि लॉर्ड शान, जो एक युद्ध संत हैं, दुर्लभ अनिश्चितता के साथ पलकें झपकते हैं, सच को समझने की कोशिश करते हुए। भीड़ एक संक्षिप्त क्षण के लिए अपनी सांसें रोक लेती है, फिर शोर मच जाता है। लूना के दिमाग में सब कुछ बज रहा है। मैंने अभी जो खुलासा किया उससे वह पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई है। असंभव, बिल्कुल असंभव। लूना जमी हुई खड़ी है, इसे स्वीकार करने में असमर्थ। उसकी आंखों में अविश्वास भरा है। तो फिर मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं था जहन? तुमने यह सब सिर्फ शादी से पीछे हटने के लिए बनाया है। तुम किस तरह का खेल खेल रहे हो? तुम बस मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? मैं एक ठंडी मुस्कान देता हूं। मुझे यह आखिरी बार कहने दो। आज मैंने जो भी शब्द बोले हैं वे सच हैं। मैंने 3 साल के समझौते को पूरा किया। इस पल से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। लूना, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें अपनी जूनियर कहूंगा। इसके साथ वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों के सामने मैं मुड़ता हूं और मास्टर लिन की कब्र के सामने घुटने टेकता हूं। 3 बार सिर जमीन से लगाकर नमन करता हूं। मास्टर, आपने एक बार कहा था कि 3 नमन एक बंधन को सील कर देते हैं। जिस दिन हमारा रास्ता मिला, आपने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अब इन 3 नमन के साथ गुरु और शिष्य के बीच का बंधन पूरा हुआ। जहां तक लूना की बात है, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। अब जो कुछ भी होगा उसका सामना उसे अकेले करना होगा। नमन समाप्त होता है। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता हूं, फिर कब्र की ओर एक अंतिम गहरा नमन करता हूं और पूरी तरह सीधा खड़ा हो जाता हूं। मेरी रीढ़ एकदम सीधी है। लूना मुझे घूरती है, इस पूरे दृश्य से विचलित होकर भीड़ में हो रही फुसफुसाहट को सुनती है। लूना को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुमने वास्तव में सिर्फ शादी से पीछे हटने के लिए मेरे पिता के साथ अपना बंधन तोड़ दिया। मैं जवाब में कुछ नहीं कहता। मेरी खामोशी उसके भीतर एक सिहरन पैदा कर देती है। उसका चेहरा गुस्से से उबल जाता है। अब मुझे समझ आया। कल तुमने प्रस्ताव के लिए इसलिए सहमति दी थी ताकि तुम आज पीछे हट सको और सबके सामने मुझे अपमानित कर सको। जैन, तुम बहुत क्रूर हो। चाहे कुछ भी हो, मेरे पिता पूरे 3 साल तक तुम्हारे मास्टर थे। जिस तरह से तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, लिन परिवार को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने साथ कैसे रह सकते हो? लूना लगभग चिल्ला रही है। फुसफुसाहटों और उठती उंगलियों से घिरी लूना शर्म और गुस्से में अपना आपा खो देती है।
वह मेरी ओर दौड़ती है और मुझे चेहरे पर मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अचानक कहीं से एक कुचलने वाला दबाव उस पर पड़ता है। लूना सबके सामने सीधे घुटनों के बल गिर जाती है। मास्टर लिन की कब्र के सामने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया गया है। ओल्ड जेन ने अपनी 8वीं रैंक की गोल्डन बॉडी का दबाव छोड़ दिया है और उसे पूरी तरह से जमीन पर टिका दिया है। लूना की आंखों की पूरी चमक बुझ जाती है। उसकी निगाहें शून्य हो जाती हैं। जेन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तब भी नहीं जब तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। इस क्षण में लूना का संयम पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों से जीवन की अंतिम किरण भी ओझल हो जाती है। मैं लूना को चीखने देता हूं। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं एक तेज गति के साथ अपना हाथ उठाता हूं और अपनी स्टोरेज रिंग से चंदन के 3 बक्से निकालता हूं। मेरे मास्टर के गिरने से पहले के दिनों में उन्होंने कुछ चीजें मेरी देखरेख में रखी थीं। मेरा मानना है कि आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। जैसे ही मैं ये कहता हूं, भीड़ में मौजूद हर चेहरे पर सदमे की लहर दौड़ जाती है, जिसके बाद उनकी आंखों में एक दहकती हुई भूख दिखाई देती है। केवल लॉर्ड शान, जो स्वयं एक युद्ध संत हैं, शांत रहते हैं। वह अपनी एक भौं को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और मेरी ओर देखते हैं। विक्टर जो का सिर झटके से ऊपर उठता है, उसकी निगाहें ठंडी और शिकारी जैसी हो जाती हैं, और लूना, जिसकी आंखें पूरी तरह से मर चुकी थीं, अचानक फिर से चमक उठती है। मेरी अपनी आंखें भी चमकती हैं जब मैं अलग अलग भावों वाले चेहरों की भीड़ को देखता हूं। इन 3 बक्सों के अंदर क्या है, मेरे मास्टर ने कभी नहीं बताया, और वे कभी मेरे लिए नहीं थे। मैं केवल उनका अस्थायी रखवाला हूं। मेरे मास्टर का एकमात्र निर्देश यह था कि आज 3 साल बाद मैं इसे सार्वजनिक करूं। इन 3 बक्सों में से प्रत्येक को खोले जाने से पहले अपने भाग्यशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी होगी। भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाता है। उनकी आंखें उन 3 बक्सों को घूरते हुए जल रही हैं। मैं शांति से मुस्कुराता हूं। निकट भविष्य में मैं पहला बक्सा खोलने की तारीख की घोषणा करूंगा। जब वह समय आएगा तो जो कोई भी रुचि रखता है, उसका अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्वागत है। आज का नाटक यहीं खत्म होता है। मेरे मास्टर का सम्मान करने के लिए आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे तत्काल मामलों को निपटाना है, इसलिए मुझे डर है कि मुझे अब आपको छोड़ना होगा। स्मारक समारोह समाप्त हो गया है। आप सभी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं मुड़कर बाहर निकलने के द्वार की ओर बढ़ता हूं, लेकिन उसी क्षण मेरे पीछे से हवा को चीरती हुई एक आवाज आती है। जेन, तुम उन बक्सों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वे मेरे दिवंगत भाई के हैं। जो उनका है वह लिन कबीले का है। एल्डर नाम इस मौके को देखते हैं और दर्द के बावजूद खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी उनका शरीर पूरी तरह से जवाब दे देता है और वे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके नीचे संगमरमर की शिलाएं चकनाचूर हो जाती हैं। ओल्ड जंग उनके सिर पर पैर रख देते हैं। ग्रैंड मास्टर, नीचे ही रहो। फिर ओल्ड जंग मेरे साथ मार्शल सेंट मेमोरियल से बाहर निकलते हैं। वह मुझे स्पष्ट संतुष्टि के साथ देखते हैं। आज की घटना ने निश्चित रूप से उन्हें चौंका दिया था। तभी एक परिचित आकृति करीब आती है। नोवा आगे दिखाई देती है। उसके कंधे पर 13 फीट का ब्लेड रखा है। हम खामोशी में आमने सामने खड़े होते हैं। नोवा ही पहले बोलती है, तो मास्टर लिन ने वाकई तुम पर भरोसा किया था। मैं कंधे उचकाता हूं। मैंने वह सब कह दिया है जो मुझे कहना था। मुझे उम्मीद है कि वह काफी होगा। कितने शर्म की बात है, आज इस ब्लेड से खून नहीं निकला। नोवा उस विशाल ब्लेड को 2 भागों में विभाजित करती है और उसे स्पोर्ट्स कार पर लाद देती है। ओल्ड जंग मुझे अंदर ले जाते हैं। इंजन स्टार्ट होता है और हम वहां से निकल जाते हैं। स्मारक स्थल खंडहर में तब्दील हो गया है। भीड़ एल्डर नाम और लूना को घूर रही है। कुछ लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कुछ दया दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लू कबीले के मार्शल संत अभी भी यहीं हैं। तभी हंसी की एक ऐसी दहाड़ गूंजती है जो किसी की भी रूह कंपा दे। लॉर्ड शान अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे रखते हैं, आसमान की ओर देखकर हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। पहले और दूसरे बुजुर्ग उनके पीछे हंसते हुए निकलते हैं। ये पूरा दृश्य अवास्तविक लगता है। लॉर्ड शान ने इस पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा है। यहां तक कि जब एल्डर नाम ने बार बार मेरी ओर हत्या की भावना छोड़ी, तब भी लॉर्ड शान ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अभी उनकी खामोशी सब कुछ कह रही है। जैसे ही लॉर्ड शान जाने के लिए मुड़ते हैं, अन्य कबीले और मेहमान भी पीछे चल देते हैं। अंकल हाओ, हमें तो असली मजा देखने को भी नहीं मिला, लेकिन जिन, वह उस पालतू कुत्ते जैसा बिल्कुल नहीं है जिसके बारे में सब बात करते थे। भीड़ में एक युवती और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति निकास की ओर बढ़ते हैं। यह अंकल हाओ के साथ बाई कबीले की एवा है। अंकल हाओ वास्तव में उलझन में दिख रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हम अभी भी सगाई तोड़ रहे हैं? एवा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं।
बिल्कुल तोड़ रहे हैं। वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। हमें आखिरकार अपना मौका मिल गया है, जल्दी करो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 5 मीज अकादमी ले चलता हूं। क्या तुम हमेशा से 5 रैंकिंग को चुनौती नहीं देना चाहती थी? हम यहां हैं ही तो यह भी कर ही लेते हैं। जैसे ही भीड़ छंटती है, कबीले के सदस्य एल्डर नाम को उनके पैरों पर खड़ा करने में मदद करते हैं। उनका दिमाग फटने की कगार पर है। क्यों? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। एल्डर नाम गुस्से में चीखते हैं। उनका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया है। भाई, आपने सब कुछ उस भेड़िए के बच्चे के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या लिन कबीला आपके लिए कुछ भी नहीं था? एल्डर नाम आसमान की ओर देखकर चिल्लाते हैं और खून की उल्टी करते हैं। आज जो कुछ भी हुआ, विशेष रूप से ओल्ड जंग द्वारा 2 बार जमीन पर पटक दिया जाना, इस 7वें रैंक के ग्रैंड मास्टर को एक आंतरिक राक्षस, इनर डीमन, विकसित करने के खतरनाक करीब धकेल देता है। जल्द ही स्मारक समारोह की हर बात इंटरनेट पर फैल जाती है। हर प्लेटफॉर्म, हर ट्रेंडिंग लिस्ट में शीर्ष पर पहुंच जाता है। सबसे बड़ी कहानी, मेरी पालतू कुत्ते वाली छवि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। घर वापस आने पर सिस्टम अपना दूसरा इनाम देता है। डिंग डिवोशन सिस्टम, दूसरे दिन का इनाम सॉवरन ब्लेड, संप्रभु तलवार। मैं तलवार की तकनीक को ध्यान से देखता हूं। मेरी सांसें थम जाती हैं। कोई दिखावटी हरकत नहीं, कोई चाल नहीं, कुछ भी अतिरिक्त नहीं। बस एक प्रहार, एक साफ और पूर्ण प्रहार। सब कुछ जटिल हटा दें और जो बचता है वह अभी भी सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसका अध्ययन करने के बाद मैं तकनीक से अपना ध्यान हटाता हूं और अपने दिमाग की विशाल अराजकता की ओर मुड़ता हूं। प्राइमोर्डियल लॉर्ड्स अभी भी वहीं तैर रहा है। उसकी कली मजबूती से बंद है, समय की शुरुआत से अपरिवर्तित, प्राचीन गहराई और शांत वजन का आभा लिए हुए। चाहे वह प्राइमोर्डियल लॉर्ड्स हो या सॉवरेन ब्लेड, दोनों ही अमूल्य क्षमताएं हैं। पुरस्कारों के केवल 2 दिन और मैं पहले से ही आज के शीर्ष दिग्गजों में खड़ा हूं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जैसे जैसे समय बीतेगा और इनाम आते रहेंगे, लू कबीले के पूरे समर्थन के साथ मैं कितना अजेय बन जाऊंगा। तभी ओल्ड जंग की आवाज मुंह तक पहुंचती है। युवा मास्टर, कबीले के लॉर्ड ने आपको बुलाया है। मैं आ रहा हूं। मैं कबीले के मीटिंग हॉल की ओर बढ़ता हूं। विशाल कक्ष के अंदर रोशनी चमक रही है। लॉर्ड शान मुख्य सीट पर बैठे हैं। पहले और दूसरे बुजुर्ग उनके दोनों ओर हैं। उनके नीचे कबीले का बाकी वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है। अभिवादन। कमरे में मौजूद हर चौकस नजर के नीचे मैं अंदर आता हूं और सबको शांति से नमन करता हूं। लेकिन उनके मुझे देखने का तरीका बदल गया है। संयमित, स्थिर, न झुकने वाला और न ही पीछे हटने वाला। क्या यह वाकई वही पालतू कुत्ता है जिसे वे कभी जानते थे? लॉर्ड शान मुझे देखते हैं। उनकी आंखों में दुर्लभ स्नेह की चमक है। झेन, क्या कल समारोह में तुमने जो कुछ भी कहा था वह सच था? हर एक शब्द। हाँ, बेहतरीन। झेन, मैंने बुजुर्गों से बात की है और हमने अभी के लिए कबीले के कुछ व्यवसायों को तुम्हें सौंपने का फैसला किया है। चिंता मत करो, यह शुरू में बहुत ज्यादा नहीं होगा। बस इतना ही कि तुम समझ सको कि चीजें कैसे चलती हैं। 5 मीज से स्नातक होने में तुम्हारे पास अभी भी 1 साल है। तुम्हारी मार्शल प्रतिभा A रैंक है, लेकिन लू कबीले के संसाधनों के साथ हम तुम्हें पूरी ताकत लगाकर 8वीं रैंक तक पहुंचा सकते हैं। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो 9वीं रैंक भी असंभव नहीं है। बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं बिना भाव बदले सिर हिलाता हूं। समझ गया पिता। मैं इनमें से किसी भी बात से परेशान नहीं हूं और मेरा मानना है कि मार्शल पथ पर केवल प्रतिभा ही यह तय नहीं करती कि कोई शीर्ष तक पहुंचेगा या नहीं। लॉर्ड शान हंसते हैं। बहुत अच्छे, तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए तुम्हें जो भी चाहिए बस मांग लेना। भले ही तुम्हें पूरे डेमन ड्रैगन कबीले की ड्रैगन आत्मा चाहिए हो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। लॉर्ड शान एक गर्वित और लाड प्यार करने वाले पिता की तरह चमक रहे हैं। उनके चेहरे पर मार्शल संत का कोई निशान नहीं है, लेकिन यह गर्माहट जल्दी ही गायब हो जाती है। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। आज से 10 दिन बाद कोड 886 टारगेट के माध्यम से वापस आ रहा है। घर पर रहना। कमरे में मौजूद हर चेहरा एक साथ गंभीर हो जाता है। मैं रुकता हूं, फिर मुझे याद आता है स्टारगेट और रसातल के खिलाफ अंतहीन युद्ध में हर साल हजारों मानव योद्धा मारे जाते हैं। कोड 886 का मतलब है कि इस साल के शहीद योद्धाओं की 886वीं लहर घर वापस आ रही है। मेरा चेहरा सख्त हो जाता है। समझ गया? एक और बात, बाई कबीले की लड़की हाल ही में दक्षिण पूर्व क्षेत्र में दिखाई दी है। ऐसा लग रहा है कि वह 5 मीज की ओर जा रही है। अपना ख्याल रखना।
मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैं सहमत होता हूं और बाकी सभी से पहले निकल जाता हूं। अपने ट्रेनिंग चैम्बर में वापस आकर मैं सीधे साधना में डूब जाता हूं। अराजकता के भीतर प्राइमोर्डियल लॉर्ड्स फिर से बढ़ता है, खिलने के एक कदम और करीब। मैं अपने दिमाग को साफ करता हूं और एक पल में मैं दांव में प्रवेश कर जाता हूं। अगले ही पल मैं खुद को अराजकता वाले स्थान के भीतर खड़ा पाता हूं। प्राइमोर्डियल लॉर्ड्स मेरे ठीक बगल में स्थिर और शांत बैठा है। मैं उसे ऊपर की ओर देखता हूं। अंकुर पहले से ही मुझसे लंबा है। इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी ओर खींचता है। शुद्ध वृत्ति पर एक विचार जागता है और मैं अपनी एक उंगली बढ़ाता हूं और ऊर्जा छोड़ता हूं। ठीक वैसे ही सॉवरेन ब्लेड की तलवार की रोशनी बिना किसी निशान के अराजकता में समा जाती है। एक लहर तक नहीं उठती। इसी बीच दक्षिण पूर्व क्षेत्र के बंजर इलाकों में कहीं पृथ्वी में 100 फीट से अधिक लंबी दरार फट जाती है। अराजकता वाले स्थान के भीतर मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उस प्रहार ने बाहर क्या किया। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं जैसा लगता है, बस एक साधारण प्रहार। मैं इसके बाद 3 और प्रहार करता हूं। ये 4 प्रहार सॉवरेन ब्लेड में सोड इंटेंट के 4 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेजर सोड क्रूर पूर्ण, सॉफ्ट सोड अप्रत्याशित निरंतर बदलने वाली, हेवी सोड बिना धार के कुचलने वाली और रॉटिंग वुड सोड। उस आखिरी वाले के साथ मुझे कुछ टूटने का एहसास होता है। अराजकता का स्थान फट जाता है और हरी रोशनी तेजी से फैलती हुई अंदर भर जाती है। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मैं वापस ट्रेनिंग चैम्बर में होता हूं। 4th रैंक। मैं आगे बढ़ गया हूं। मैं अविश्वास में घूरता हूं। मेरी साधना बिना मेरे ध्यान दिए ही आगे बढ़ गई। फिर मुझे समझ आया। सड़ी हुई लकड़ी की तलवार का वह आखिरी प्रहार उसने निश्चित रूप से तीसरे और चौथे चरण के बीच की बाधा को तोड़ दिया था। डिंग डिवोशन सिस्टम। तीसरे दिन का इनाम सेलेस्टियल ब्लड लाइन। सिस्टम बचता है और मुझे एहसास होता है कि पूरी रात बीत चुकी है। मैं उस परिष्कृत रक्त को बाहर निकालता हूं। एक अकेली बैंगनी बूंद मेरे सामने तैर रही है, जिससे एक ऐसा वजन निकल रहा है जो माप से परे प्राचीन महसूस होता है, जैसे कि इसमें एक पूरी आदिम दुनिया समाई हो। सेलेस्टियल ब्लड लाइन का विवरण पढ़ने के बाद मैं भी अपनी उत्तेजना नहीं रोक पाता। ब्लू स्टार पर असाधारण रक्त वंश दिखाई देते हैं, खासकर स्टार रेस और रसातल कबीलों के बीच। लेकिन अब तक किसी भी इंसान ने सेलेस्टियल ब्लडलाइन नामक रक्तवंश को जागृत नहीं किया है। मैं पहला हूं और ये अन्य सभी जात रक्तवंशों से कहीं आगे है। मैं घर पहुंचता हूं और तुरंत इसे शरीर में रिफाइनमेंट शुरू करता हूं। मेरे शरीर के अंदर की आवाज टकराते हुए आसमानों के टकराने जैसी है। 2 दिन बीत जाते हैं। डिंग डिवोशन सिस्टम। चौथा दिन इनाम ड्रैगन टाइगर एलिक्सियर। डिंग डिवोशन सिस्टम। 5वां दिन इनाम पावर बूस्ट कार्ड। उपयोग करने पर 3000 अंक की युद्ध शक्ति प्रदान करता है। दोनों पुरस्कार तुरंत मिल जाते हैं। तीसरे दिन मैं अंततः सेलेस्टियल ब्लडलाइन का रिफाइनमेंट पूरा कर लेता हूं। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूं। मेरे मुंह के कोने पर एक शांत मुस्कान है। मैं अपने ब्लड क्यूई को थोड़ा प्रवाहित करता हूं और एक कोमल शुद्ध बैंगनी चमक मेरे पूरे शरीर पर स्पंदित होती है, जो मेरे चारों ओर जुगनू की तरह टिमटिमाती है। मैं अपने सीने पर एक घूंसा मारता हूं। यह लोहे पर चोट करने जैसा बजता है। बेजोड़ प्रतिभा, एक अटूट शरीर और बेमिसाल मार्शल तकनीक। बस कुछ ही दिनों के पुरस्कारों के बाद मैं पहले से ही यहां हूं। इसका अंत कहां होगा? इस गति से मार्शल संत बनना ज्यादा दूर नहीं है। मैं आखिरी 2 पुरस्कारों पर नजर डालता हूं। एक ड्रैगन टाइगर एलिक्सियर और एक पावर बूस्ट कार्ड। पहले की तरह दुर्लभ नहीं है, लेकिन दोनों अत्यंत व्यावहारिक हैं। मैं उठता हूं और बाहर निकलता हूं। ओल्ड जंग ठीक दरवाजे पर है। युवा मास्टर, ये उन व्यवसायों की सूची है जिन्हें आप संभाल रहे हैं। कबीले के लॉर्ड ने इसे भेजा है। मैं सिर हिलाता हूं और सूची ले लेता हूं। मार्शल लाइब्रेरी, मार्शल ऑक्शन हाउस, मार्शल एरिना, बीस्ट स्लॉटर हाउस। कुल मिलाकर लगभग 10 प्रविष्टियां हैं, सभी मार्शल से संबंधित। तभी एक प्रविष्टि मेरा ध्यान खींचती है। एक परिचित नाम, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर, साउथ ईस्ट 5 मीज। मैं उसे घूरता हूं। मार्शल अकादमियां तकनीकी रूप से शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे बाहरी निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं। एक प्रतिभा केंद्र के लिए हर बड़ा मार्शल कबीला हिस्सेदारी के लिए लड़ता है। संसाधन झोंकें और आप विशाल संबंधों के द्वार खोल लेते हैं। ये स्नातक दुनिया के हर कोने में फैल जाते हैं।
एक मार्शल अकादमी में निवेश करने का मतलब एक ऐसे नेटवर्क को नियंत्रित करना है जिसे केवल पैसा नहीं खरीद सकता। लेकिन जब मैं निवेश की हिस्सेदारी देखता हूं तो मेरी पलकें झपकती हैं। 90%। इसका मतलब है कि 5 मीज मूल रूप से हमारी है। चलिए चलते हैं। 5 मीज गए काफी समय हो गया है। एक चक्कर लगाते हैं और शायद प्रिंसिपल से बात भी हो जाए। मैं मुस्कुराता हूं और निकल जाता हूं। इसी बीच लिन कबीले में माहौल बहुत खराब है। एल्डर नाम पूरी तरह से टूटे हुए दिख रहे हैं। उनका फोन फिर से बजता है। वह स्क्रीन पर नजर डालते हैं, चिढ़ के साथ जवाब देते हैं, फिर कुछ सेकंड बाद काट देते हैं। अंकल नाम कौन था? 5 मीज, वह खून चूसने वाले। संसाधनों की किस्त का समय फिर से आ गया है। उन्हें अपनी सप्लाई चाहिए। लूना, तुम इस साल इसे क्यों नहीं संभालती? अंकल नाम लीन कबीला इस समय मुश्किल से अपना खर्च चला पा रहा है। शायद आपको जकीन से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अंकल, जो हुआ उसके बाद जेन और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। लूना उस समारोह को याद करती है, विशेष रूप से उन ठंडी दूर की आंखों को, और उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस दिन जेन के व्यवहार में कुछ गड़बड़ थी? आपका क्या मतलब है? जेन हमेशा तुम्हारी बात मानता था, कभी पीछे नहीं हटता था। उसने कहा कि यह तुम्हारे पिता की मरते समय की इच्छा थी। लेकिन सोचो, मेरे भाई ने तुम्हें कभी लाड प्यार से नहीं बिगाड़ा। क्या वह वास्तव में अपने मृत्युशैया पर ऐसा कहते? जाहिर है, जेन के पास कुछ ऐसा था जो वह कह नहीं सकता था। मैं इस बारे में सोच रहा हूं। उस दिन को पीछे मुड़कर देखें तो लॉर्ड शान पर्दे के पीछे से खेल रहे होंगे। शायद उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करके जेन को धमकी दी थी। वह अचानक आई ठंडक क्रूरता नहीं थी, वह सुरक्षा थी। गहराई में वह आज भी तुमसे प्यार करता है। जो इतने लंबे समय तक तुमसे प्यार करता रहा हो, वह बस ऐसे ही नहीं रुक जाता। एल्डर नाम अपने हाथ पीठ के पीछे बांधकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि उन्होंने कहानी की हर गुत्थी सुलझा ली है। लूना की आंखें चमक उठती हैं। पिछले कुछ दिनों का बोझ एक बार में उतर जाता है। मैं अभी जेन को ढूंढने जा रही हूं। अगर वह माफी मांगता है और हमारे संसाधनों का भुगतान कर देता है तो मैं उसे माफ कर सकती हूं। लेकिन अगर वह जिद्दी बना रहा तो मैं रिश्ता खत्म कर दूंगी। यहां तक कि बच्चा होने के बाद भी मैं उसे मुझे या बच्चे को देखने नहीं दूंगी। वह मुड़ती है और बाहर निकल जाती है। 5 मीज के ट्रेनिंग ग्राउंड पर मैं जोर से छींकता हूं, फिर सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर चलता रहता हूं। तभी सामने एक आकर्षक आकृति दिखाई देती है। नोवा को देखते ही उसकी आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है। फिर वह गायब हो जाती है। उसकी जगह उसकी सामान्य ठंडी उदासीनता ले लेती है। नोवा एक छोटी सूखी हंसी हंसती है। यहां 3 साल से नामांकित हो और ये केवल दूसरी बार है जब मैंने तुम्हें वास्तव में देखा है। कम से कम इस बार तुम लूना के पीछे नहीं घूम रहे हो। मैं अपना गला साफ करता हूं। क्या मैं तुम्हारे लिए वाकई इतना बेकार हूं? नोवा फिर से उपहास करती है। बेकार? तुम एक असली इंसान की तरह केवल मास्टर लिन के समारोह में ही लगे थे। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, लूना आ जाती है। जेन, तुम वाकई यहां हो। कुछ ही दिनों के अंतराल में वह पहले वाले अधिकार वाले भाव में वापस आ गई है। उसका हर शब्द नियंत्रण से भरा है। जेन को पता होगा कि मैं आऊंगी, इसलिए उसने मेरा इंतजार किया। मुझे आश्चर्य नहीं है कि वह यहां है। मुझे पहले से ही पता था कि अकादमी में लिन कबीले की हिस्सेदारी मुझसे जुड़ी हुई थी। लेकिन उसका रवैया कुछ अजीब लग रहा है। मैं थोड़ा भौहें सिकोड़ता हूं। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मेरा एक सवाल है। अगर तुमने उस दिन सगाई रद्द नहीं की होती, अगर तुमने मुझे प्रपोज किया होता, तो लॉर्ड शान ने तुम्हारे साथ क्या किया होता? वह जाहिर तौर पर मुझे मार देते। लूना ने धीरे से सांस छोड़ी। जैसा कि अंकल नाम ने कहा था, जेन के पास वास्तव में ऐसे कारण थे जिन्हें वह साझा नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें माफ करती हूं जेन, लेकिन बहुत उत्साहित मत हो। मुझे वधू मूल्य नहीं चाहिए। मुझे कोई बड़ी शादी नहीं चाहिए। आखिर ये तुम्हारा बच्चा नहीं है जिसे मैं लेकर चल रही हूं। मैं समझती हूं कि लॉर्ड शान को कबीले के सम्मान की चिंता है। मैं उसे समझती हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे पिता के सामान को दूसरों को देने का क्या अधिकार है? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। उन्हें मुझे वापस कर दो। वे चीजें लिन कबीले की हैं। लूना का लहजा बिल्कुल आदेश जैसा है। बहस की कोई गुंजाइश नहीं। उसे इस तरह देखकर मुझे लगभग उसके लिए दुख होता है। यह महिला कुछ दिन पहले की हर बात भूल गई लगती है और उसे अभी भी लगता है कि वह मुझसे शादी कर रही है। वह क्या सोच रही है? मास्टर लिन ने वे चीजें उन लोगों के लिए छोड़ी थीं जो उन्हें पाने के भाग्य में थे।